सीएमएसईडी लेके बहुत ज़्यादा एक्सेप्शंस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा र्यूमर्स हैं इस कोर्स को लेके, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि समझ में नहीं आती है। कोई बोलता है कि इस कोर्स को करने के बाद आप डॉक्टर बन जाओगे, कोई बोलता है ये कोर्स बिल्कुल फ्रॉड है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ऐसा नहीं कर सकते आप। तो जैसे कि ये सारे डाउट्स मैं आपके पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी आज का वीडियो जो होगा वो होगा कि किन किन मेडिसिन के साथ आप इलाज कर सकते हैं, और साथ ही साथ इन मेडिसिन का यूज भी मैं आपको बताऊंगी। तो आपको एक रफ आइडिया हो जाएगा कि हाँ, इन बीमारियों का आप इलाज कर सकते हैं। एक रफ आइडिया मैं आपको दूंगी और मैं आपको पूरा अधिकार बताऊंगी एक सीएमएसईडी वाले बंदे का कि उसका कितना अधिकार होता है। देखिए, सबसे पहले मेरी सीएमएसईडी से रिलेटेड वैसे तो पहले भी वीडियोस आ चुकी है, लेकिन हम शुरू से ही कवर करते हैं। 2003 में जो नोटिफिकेशन, जो ये केस हुआ था, ये केस किसी इसी तरीके का था, कैसे कि भाई जैसे ग्रामीण क्षेत्र में होते हैं जो डॉक्टर्स होते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, तो वो ग्रामवासियों की सेवा करते हैं, एक तरीके से सेवा ही मान सकते हैं, क्योंकि 50-60 रुपए में एक दवाई दे देते हैं, तो 2 दिन की खुराक बना के दे देते हैं, और वो ग्रामीण क्षेत्र के जो मनुष्य हैं, ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, वो आराम से उससे ठीक भी हो जाते हैं। वहीं पे अगर वो ग्रामीण क्षेत्र के बंदे जाएंगे एमबीबीएस डॉक्टर के पास, कहीं शहर में जाएंगे, तो 500 रुपए तो उनका आने जाने का खर्च ही बैठ जाएगा, शहर में आने जाने का। और दवाई लेने की डॉक्टर की फीस कितनी होती है आप खुद जानते हैं, 500, 600, 700 से 600 स्टार्टिंग होती है फीस की, 1500, 2000, 2500 तक की भी फीस है डॉक्टर्स की सिर्फ देखने की। तो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता एक बंदा। 1500, 1500 रुपए में तो राशन आ जाता है गरीब आदमी का, तो वो कैसे अफोर्ड करेगा इतना महंगा डॉक्टर। तो ये सारी चीजें हैं। तो इसी चीज को लेके कुछ केस हुआ था, कुछ विवाद हुआ था कोलकाता के अंदर। तो कोलकाता में ये जो केस है, एक लेडी है, उन्होंने पहुंचाया कहां पे, हाई कोर्ट के अंदर, और हाई कोर्ट से ये केस जब वहां से इसकी सुनवाई नहीं हुई, और वहां से सटीक जो हाई कोर्ट का फैसला था वो उन्होंने पहले अनाउंस करने से पहले वो पहुंचाया कहां, सुप्रीम कोर्ट के पास। जब वो केस पहुंच जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास, उसके बाद वहां से भी यही निकल के आता है, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया उसमें यही मेंशन था कि हाँ भाई, आप प्राथमिक उपचार दे सकते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, आप नॉर्मल ड्रग्स के साथ, जो कि ओटीसी ड्रग होती है मेनली, उनके साथ आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये सारे चीजें जो हैं ये हमें देखने को मिली, ये सारी चीजें पता चली। अब उस नोटिफिकेशन के थ्रू इतने सारे र्यूमर्स है, इंडिया में चीजें पढ़नी किसी को नहीं है, देखनी किसी को नहीं है, इसकी सुन ली, उसकी सुन ली, और सुन के अपने दिमाग में हलवा बना लिया, खिचड़ी बना ली, और उसके बाद हमें रूल्स रेगुलेशंस का ढंग में पता नहीं होता है। तो अगर जो बंदे सीएमएसईडी कर भी रहे हैं तो उन पे भी सीएमओ का छापा पड़ रहा है। क्यों पड़ रहा है, तो वो जानिए ना कि क्यों पड़ रहा है। आपके कहने से नहीं हो जाएगा कि आप डॉक्टर, कोई बोलता है कोई कॉलेज वाला आप डॉक्टर बन जाओगे, भाई आप डॉक्टर नहीं बनोगे, पहली बात तो दिमाग से ये निकाल दो सीएमएसईडी करने के बाद। दूसरी बात, जो लोग ये बोलते हैं कि फर्जी कोर्स है, आप भी बिल्कुल गलत हो, बिल्कुल फर्जी कोर्स नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर पास है, और सीएमएसईडी जो है वो एक लीगल कोर्स है। चलिए पहले मेडिसिन पे बात कर लेते हैं, बीच बीच में मैं सारी चीजें इसमें आपको क्लियर करूंगी। तो ये डाउट क्लियर हुआ कि एक लीगल कोर्स है, खुद का जन स्वास्थ्य केंद्र आप अपना खोल सकते हो, ग्रामीण क्षेत्र में इन दवाइयों के साथ ट्रीटमेंट कर सकते हो। और ये दवाइयां जब मैं आपको बताऊंगी ना, आपको पता चलेगा कि हाँ, आपको कितनी अथॉरिटी दी गई है। और ऐसा कोई भी मुझे नहीं लगता कि इलाज होगा, ऐसा कोई भी ट्रीटमेंट की अथॉरिटी आपको नहीं दी गई है, वो सॉरी, ऐसा कोई भी नॉर्मल इलाज नहीं है जिसकी अथॉरिटी आपको ना दी गई हो इस कोर्स के अंदर। ग्रामीण क्षेत्र में जो ग्रामीण वासी होते हैं, नॉर्मल बुखार की दवाई, ठीक है, दस्त की दवाई, उल्टी की दवाई, जुकाम की दवाई, पेट दर्द की दवाई, उसके बाद आपकी आई में कोई इन्फेक्शन हो गया उसकी दवाई, मलेरिया नॉर्मल हो गया, टाइफाइड नॉर्मल हो गया, जॉइंटिस हो गया नॉर्मल, इस तरीके की सारे जो फंगल इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन हो गया, एंटीबायोटिक्स होगी, कोडीन तक यहाँ पे आपको दिया गया है, जो कि एनास्थेटिक होता है और हैवी एनाल्जेसिक भी होता है। तो इस तरीके की ड्रग्स भी इन 42 ड्रग्स के अंदर है। सो फिर क्या प्रॉब्लम है, इससे ज्यादा तो मैं नहीं मानती कि ग्रामीण क्षेत्र में जो डॉक्टर्स होते हैं वो इससे ज्यादा कुछ भी इलाज, कोई भी बंदा अगर इससे ज्यादा सीरियस किसी को बीमारी होगी तो वो नॉर्मली है कि वो हॉस्पिटल ही जाना पसंद करेगा, शहर ही जाना पसंद करेगा। तो आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहो, निश्चिंत होके मैं जो आज आपको बताने वाली हूँ वो चीजें ध्यान से सुनिएगा, बेफिक्र होके आप एडमिशन ले सकते हो। जो बंदे, ये मेरा एक वीडियो आया था जो सीएमएसईडी का, इसमें कुछ एक कमेंट था शायद जिसमें लिखा हुआ था मत की करना, कभी भी 25,000 बर्बाद हो जाएंगे या 30,000 बर्बाद हो जाएंगे।
ऐसे कैसे बर्बाद हो जाएंगे? जब आपको सारी चीजें पता होंगी, सही तरीके से आप करोगे तो कैसे बर्बाद हो जाएगा? कुछ बर्बाद नहीं होगा, लेकिन तरीका सही होना चाहिए। जो रूल्स रेगुलेशंस है उनके खिलाफ आपको नहीं जाना है, उसी के दायरे में रह के आपने ये सारी चीजें करनी है। आप प्रैक्टिस कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन पर्टिकुलर इन ड्रग्स के साथ। ठीक है जी, तो चलो ड्रग के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखिए जो दिया हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल है यहाँ पे एंटासिड। अब एंटासिड्स क्या होते हैं? एंटासिड आपको पता है, एसिड को कम करने के लिए, जब एसिड बहुत ज्यादा हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है, उन्हें कम करने के लिए जो दवाई दी जाती है उन्हें बोलता है एंटासिड। ठीक है जी। सेकंड वन इज एस्प्रिन टैबलेट। एस्प्रिन टैबलेट आप लोग जानते हो, एस्प्रिन टैबलेट क्या होती है? एंटीपायरेटिक ड्रग होती है। पायरेटिक का मतलब क्या होता है कि भाई ये आपके बॉडी के टेम्परेचर को कम करने में हेल्प करती है, नॉर्मलाइज करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट है यहाँ पे एंटी हेमरोडियल ड्रग। एंटी हेमरोडियल ड्रग क्या है? ये एनसेड्स कैटेगरी की ड्रग है। एनसेड्स मतलब नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, जो कि इन्फ्लामेशन को कम करती है, पेन में रिलीफ दिलवाती है, ऐसी ड्रग कहलाती है एंटी हेमरोडियल ड्रग। तो अगर किसी को जैसे कि गुम चोट वगैरह लग जाती है, उस टाइम सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, पेन भी होता है, तो इस टाइम आप ये ड्रग्स दे सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट है यहाँ पे वीफिल्ड ऑइंटमेंट। अब वीफिल्ड ऑइंटमेंट क्या है? स्किन इरिटेशन के लिए, ठीक है, इचिंग वगैरह के लिए ये यूज होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बेंजाइल बेंजोएट लोशन। दिस इज ऑल्सो फॉर स्किन इरिटेशन, इचिंग, या फिर कोई भी किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हो जाना, ठीक है जी, रैशेज हो जाना, उस टाइम क्या यूज होता है? बेंजाइल बेंजोएट लोशन यूज होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पे कैलेटनाइन लोशन। कैलेटनाइन लोशन का काम क्या होता है? इन्फ्लामेशन के लिए यूज होता है। इन्फ्लामेशन मतलब सूजन को कम करने के लिए टॉपिकली लगाया जाता है। टॉपिकली मतलब स्किन के ऊपर अप्लाई होता है। राइट हो गया। चलिए, उसके अलावा एक्टिवेटेड चारकोल। व्हाट इज द वर्क ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल? एक्टिवेटेड चारकोल का क्या काम होता है? एक्टिवेटेड चारकोल का काम होता है आपकी बॉडी के अंदर अगर किसी भी तरीके की पॉइजनिंग हो जाती है तो उस पॉइजनिंग को खत्म करने का काम होता है, या उसके इफेक्ट को कम करने का काम करता है कौन? एक्टिवेटेड चारकोल। अब पॉइजनिंग किस तरीके की? पॉइजन से एकदम दिमाग में आ जाता है पॉइजन वो वाला जहर वाला पॉइजन, तो ऐसा नहीं होता है। हर जगह जहर वाला पॉइजन नहीं आ जाता है। ये होता है जैसे फूड पॉइजनिंग हो गई, किसी भी चीज की पॉइजनिंग आपको हो सकती है, ठीक है जी। उसके बाद लेड, आर्सेनिक वगैरह जो लोग कहाँ पे काम करते हैं, इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, वहां पे इस तरीके की पॉइजनिंग हो सकती है। सो उन सब के लिए, उन सब के ट्रीटमेंट के लिए एक्टिवेटेड चारकोल का यूज होता है। राइट। उसके बाद है नेक्स्ट यहाँ पे क्लोरोक्विनीन टैबलेट। अब व्हाट डू यू मीन बाय क्लोरोक्विनीन टैबलेट? क्लोरोक्विनीन टैबलेट के बारे में सब लोग जानते हैं, नॉर्मल और जनरल टैबलेट है, मलेरिया को ट्रीट करने के लिए ये यूज होती है, क्लोरोक्विनीन टैबलेट। ठीक है जी, ठीक है। उसके बाद 9th है क्लोरोहेप्रामीन। क्लोरोहेप्रामीन ये क्या होता है? ये कोल्ड और कफ को ट्रीट करने के लिए ड्रग यूज होती है। राइट। जैसे कि कोल्ड हो गया या फिर किसी भी तरीके की एलर्जी हो गई, इन सबको ट्रीट करने के लिए यूज होती है। उसके बाद है यहाँ पे सेंट्रीमाइड एंड क्लोरोहेक्सिडीन। सेंट्रीमाइड एंड क्लोरोहेक्सिडीन ये नॉर्मली एलर्जीज के लिए यूज होती है, ठीक है जी। एंटीसेप्टिक्स होते हैं ये, तो एज अ एंटीसेप्टिक्स ही यूज होता है, तो ये भी आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है हमारा ओरल पिल्स। अब व्हाट डू यू मीन बाय ओरल पिल्स? मतलब ऐसी पिल्स, ऐसी गोलियां जो कि आप मुंह मतलब माउथ के थ्रू लेते हैं, वो सब आप यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये जो ओरल पिल्स होती हैं ये छोटी गोलियां होती हैं, जैसे कि कुछ टैबलेट है हमारे पास, टैबलेट की एक फॉर्मेट क्या होता है, साइज शेप होता है, उसी तरीके से पिल्स क्या होंगी, वो बहुत छोटी छोटी गोलियां होती हैं, वो कहलाती है पिल्स। तो आप ओरल पिल्स भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे फेरस सल्फेट। अब व्हाट डू यू मीन बाय फेरस सल्फेट? फेरस सल्फेट का काम क्या होता है? अनीमिया जो कि खून की कमी से हो जाता है, व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, बहुत सारे टाइप के अनीमिया होते हैं। वैसे मेनली आरबीसी की कमी के कारण माना जाता है, लेकिन आरबीसी कम हो जाता है तब भी अनीमिया होता है, आरबीसी ज्यादा हो जाता है तब भी होता है, डब्ल्यूबीसी के कारण भी होता है। तो इसमें अनीमिया के बहुत सारे टाइप होते हैं, लेकिन अनीमिया को मेनली जब आरबीसी वाली प्रॉब्लम हो तो उसे ट्रीट करने के लिए हम फेरस सल्फेट ले लेते हैं,
ठीक है जी। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे फोलिक एसिड किसके लिए यूज होता है? फोलिक एसिड भी मेनली अनीमिया के लिए यूज होता है, और फोलिक एसिड मोस्टली प्रेग्नेंट लेडीज जो इरेगुलर बर्थ होती है चाइल्ड की, उसे रोकने के लिए फोलिक एसिड दिया जाता है। पता है ना, पहले इंजेक्शन लगते हैं, आयरन के इंजेक्शन लगते हैं, वो किस लिए लगता है? उसमें फोलिक एसिड प्रेजेंट होता है, जिससे कि जो चाइल्ड है उसकी कोई भी अगर इरेगुलर एक्टिविटी हो रही है या उसकी इरेगुलर बर्थ होने की अगर कंडीशन दिख रही है या फिर ऐसा कुछ है, तो वो उसे रोक लेता है, एक रेगुलर बर्थ रेट बना देता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, इफ अगर आपने CMSED किया हुआ है तो आप प्रेग्नेंट लेडीज का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, ठीक है जी। ये अथॉरिटी आपको नहीं है, बस ये काम है फोलिक एसिड का, वो मैं आपको बता दिया, ठीक है जी। और भी बहुत सारे काम होते हैं फोलिक एसिड के, ऐसा नहीं है कि एक ही काम होता है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है आपका जेंशन वॉलेट सॉल्यूशन। इसका काम क्या होता है? मोस्टली रिंगवॉर्म्स और फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए ये यूज होता है, ये सॉल्यूशन यूज होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है हमारा ग्लिसरीन सपोजिटोरी। अब जो ये ग्लिसरीन सपोजिटोरी है, इनका काम क्या होता है? जनरली जो ग्लिसरीन सपोजिटोरी है, इनका काम ये होता है भाई, ये सपोजिटोरीज जो होती हैं ये लेग्जेटिव कैटेगरी की होती हैं। डायरेक्टली प्राइवेट पार्ट जैसे कि रेक्टल रूट हो गया, वेजाइनल रूट हो गया, डायरेक्टली उनमें इंजेक्ट की जाती है, जिससे कि ये बॉडी टेम्परेचर पे मेल्ट होने के बाद वहां पे अपना इफेक्ट शो कर सके। मेनली ये क्या होते हैं? लेग्जेटिव और परगेटिव्स होते हैं। मतलब मेनली ये लेग्जेटिव्स होते हैं जो कि आपका कॉन्स्टिपेशन को रिलीफ देते हैं, कॉन्स्टिपेशन को खत्म करने का काम करते हैं, ठीक है जी। क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट कहाँ पे आ गए हम? 16 पे आ गए। आयोडोसेड साल्ट। अब आयोडोसेड साल्ट क्या होते हैं? ये ऐसी प्रिपरेशन होती है जो कि आयोडीन डेफिशिएंसी को ट्रीट करने में यूज आती है। आयोडीन की जो डेफिशिएंसी हो जाती है उसके कारण जो डिसीज होती है उन्हें ट्रीट करने के लिए ये साल्ट्स यूज होते हैं। तो जिस जिस मेडिकेशन के अंदर ये साल्ट्स हैं वो आप यूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे नाम लिया है साल्ट का, ना कि किसी पर्टिकुलर मेडिसिन का। मेनली गोइटर जो कि हो जाता है किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से, ठीक है जी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे लाइजोल सॉल्यूशन। लाइजोल वगैरह के बारे में आपने ऐड भी देखा है, बैक्टीरिया को भगाओ, इसे भगाओ, उसे भगाओ, है ना, जर्म्स को रिमूव करो, तो वो लाइजोल का एक एडवर्टाइजमेंट भी आता है। सो लाइजोल सॉल्यूशन का क्या काम होता है? बॉडी पे भी उसका सेम वही काम होता है। ये 99.9% तक बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन को होने से रोकते हैं, ठीक है जी। चलिए उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, क्या आ गया हमारा भाई? मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट। अब व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट? ये इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है, हार्ट बर्न हो गया, ठीक है जी, जैसे कि चेस्ट में जलन वगैरह होने लगती है उस कंडीशन में यूज होता है। उसके बाद हमारा पेट अगर गुम हो जाए तो उस कंडीशन में यूज होता है, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है आपका मेबेंडाजोल टैबलेट। मेबेंडाजोल टैबलेट मेनली रिंगवॉर्म्स, जो आपके फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं, दांत खाज खुजली, उसके लिए ये यूज होते हैं। कौन? मेबेंडाजोल टैबलेट्स, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट, व्हाट डू यू मीन बाय ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट? जनरली आप इसे ORS के नाम से जानते हैं। जब किसी को घर में वोमिटिंग या फिर किसी को डायरिया मतलब दस्त वगैरह लग जाते हैं, तो इस तरीके की अगर लूज मोशन वगैरह हो जाता है, इस तरीके की अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो डॉक्टर क्या बोलता है? सिर्फ ORS मतलब ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट वाला ही पानी पीना है, जिससे कि वो आपकी बॉडी का जो एक्स्ट्रा और इंट्रासेल्यूलर इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उन्हें मेंटेन कर सके। राइट हो गया, क्लियर हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पे पैरासीटामोल टैबलेट और सिरप। भाई देखिए, पैरासीटामोल की टैबलेट भी यूज कर रहे हो आप, सिरप भी यूज कर रहे हो। सिरप बच्चों के लिए, टैबलेट किसके लिए? जो यंगर्स हैं, जो एल्डर्स हैं उनके लिए, ठीक है जी। अब मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनना। जैसे कि बोलते हैं कि ये कोर्स करने के बाद अगर आप मुझे तो ऐसा लगता है इतनी सारी ड्रग्स आप लोगों को दे दी गई है भाई, तो प्रॉब्लम क्या है? ग्रामीण क्षेत्र में आप लोग खुद का जन सेवा स्वास्थ्य केंद्र खोल के बैठ सकते हैं, कोई मना नहीं कर सकता है। चीजें पता होनी चाहिए। कोई आके अगर आप अपने दिमाग में बैठा लेते हो ना कि चीज गलत है, अरे गलत कैसे है? जब अथॉरिटी मिली हुई है, सरकार ने बोला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, तो फिर आपको प्रॉब्लम क्या है?
दूसरों की बात माननी क्यों है? ना तो ये मानना है कि आप डॉक्टर बन जाओगे, ये तो बिल्कुल नहीं मानना है कि आप सर्जरी कर लोगे डॉक्टर बन जाओगे, आप पेरेंटल प्रिपरेशंस का भी जितना हो सके उतना यूज करोगे, नहीं। क्योंकि आपको भी पता है कि डॉक्टर कितनी मेहनत से बना जाता है। डॉक्टर भाई बनने के लिए पहले एंट्रेंस एग्जाम, नीट का एग्जाम दो, 4 साल उसके लिए तैयारी करो, फिर नीट का एग्जाम तब भी बच्चों का क्लियर नहीं होता है, फिर नीट का एग्जाम देने के बाद 4-5 साल पढ़ने के बाद फिर इंटर्नशिप करो, इंटर्नशिप करने के बाद भी प्रैक्टिस करने के लिए नेशनल लेवल का एक एग्जाम देना पड़ता है, जिसमें कि सरकार उन्हें फिर अथॉरिटी देती है कि आप प्रैक्टिस कर सकते हो, पेशेंट का इलाज कर सकते हो। तो वो 7-8 साल का प्रोसीजर कंप्लीट करके आएंगे और आप लोग सोच रहे हो 1.5 साल का ये कोर्स करके, 6 महीने की इंटर्नशिप करके, वो भी आधे लोग करते हैं आधे करते ही नहीं है, भग जाते हैं ऐसे ही। 1.5 साल का कोर्स करके आप लोग उनका बराबरी 8 साल वालों की बराबरी कैसे कर लोगे, है ना? तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। एमबीबीएस करने में 60-70 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए लग रहे हैं, और यहाँ ये कोर्स करने में 25,000 लग रहे हैं, 30,000 लग रहे हैं। बहुत बड़ा डिफरेंस बैठता है, ऐसे नहीं हम कंपेयर कर सकते दोनों को। लेकिन अगर हाँ आपका मन है कि आप अपना कुछ ना कुछ ऐसा काम करना चाहते हो, भाई बिजनेस पर्पज से सभी पढ़ाई करते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी पढ़े नप्पा, अगर कोई भी पढ़ रहा है तो वो कमाने के लिए पढ़ रहा है ना। अगर आपका ऐसा मन है तो बिल्कुल, अगर आपने बी फार्म या डी फार्म कर लिया है, साइड में अपना मेडिकल स्टोर खोलो, बढ़िया एकदम बेहतरीन वाला, क्योंकि वहां पे आप इंजेक्शन वगैरह सारी चीज रख सकते हो, मेडिकल की सारी चीज रख सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। और जिन ड्रग्स के साथ आपको ट्रीटमेंट करने की अथॉरिटी है, साइड में अपना जन सेवा केंद्र खोल के वहां पे वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगा। लेकिन पता होनी चाहिए चीजें, सारे रूल्स रेगुलेशंस आपको सटीक तरीके से पता होने चाहिए। इसी दायरे के अंदर रह के आप ये काम करें तो कोई कुछ नहीं बोल सकता है, कभी आप पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगा, कभी कोई रेड नहीं पड़ेगी। चीजें अगर हम सही तरीके से करेंगे तो क्यों रेड पड़ेगी? ठीक है जी। चलिए फिर एक और एग्जांपल दूंगी आपको रेड वाला अभी थोड़ी देर बाद। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पे जी, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे फिनोक्सीमिथाइल पेनिसिलिन टैबलेट, एमोक्सिसिलिन या फिर एम्फिसिलिन, एंटीबायोटिक्स हैं, सब लोग जानते हैं। उसके बाद है यहाँ पे सिंपल कफ सिंचेस, ये क्या होते हैं? सूखी खांसी जो होती है उसे ट्रीट करने के लिए ये यूज होते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए टेट्रासाइक्लिन आई ऑइंटमेंट, आंख में कोई इंफेक्शन वगैरह हो जाए तो उसे ट्रीट करने के लिए ये यूज होते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं विटामिन ए। विटामिन ए सब लोग जानते हो, विटामिन ए की डेफिशिएंसी जो हो जाती है उसके लिए विटामिन ए यूज होते हैं। बाकी भी अगर किसी डिसीज में लगता है कि विटामिन ए की कमी है और उस डिसीज में विटामिन ए मतलब वो डिसीज हुई है और विटामिन ए की भी कमी हो सकती है, तो उस टाइम भी आप दे सकते हो। मतलब विटामिन के साथ भी आप काम कर सकते हो, विटामिन सी के साथ भी काम कर सकते हो। एट्रोपिन, एट्रोपिन जो ये ड्रग होती है, जो एट्रोपिन है, इसके बहुत सारे वैसे तो काम होते हैं, लेकिन मेनली यहाँ पे जो मैं बताऊंगी तो ये आप मेनली यूज कर सकते हैं डायरिया के लिए। ठीक है जी। उसके बाद एफिड्रीन। एफिड्रीन क्या होती है? एफिड्रीन आप जानते हैं ये एक एनास्थेटिक ड्रग है। ठीक है जी। अब एनास्थेटिक का यहाँ पे क्या काम है? जब कोई सर्जरी नहीं करनी है तो फिर एनास्थेटिक का कैसे यूज कर सकता है, तो मैं आपको बता दूं जी। देखिए एफिड्रीन जो है ये हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए भी यूज होती है। मतलब हाइपरटेंशन कैसे कि जब अगर किसी का बीपी कम हो जाए तो उस टाइम भी आप ये यूज कर सकते हो हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए। ठीक है जी। अगर किसी का बीपी ज्यादा हो जाए तो उस टाइम आप ये यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद अगर मैं बात करूं एनास्थेटिक कंडीशन में भी अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो एनास्थेशिया के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। ब्रोंकाइल अस्थमा के लिए भी ये यूज होते हैं। तो बहुत सारे यूजेस होते हैं। अब आप देख लीजिएगा कि एनास्थेशिया की अगर जरूरत नहीं है तो आप वो यूज नहीं कर सकते हैं। क्लियर? चलिए उसके बाद है यहाँ पे एर्गोमेट्रिन। अब एर्गोमेट्रिन जो ड्रग है इसका क्या यूज होता है अगर मैं बात करूं तो ये यूज होती है यूट्रस इन्फेक्शन के लिए, या फिर जितने भी जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उनमें अगर कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है, वेजाइनल इन्फेक्शन के लिए, यूट्रस इन्फेक्शन के लिए ये मेनली यूज होता है। अब देखिए मुझे ऐसा लगा जब मैंने ये ड्रग्स के बारे में पढ़ा, देखा ये ड्रग्स के बारे में, इनके यूजेस, सो आई एम शॉक्ड कि भाई इनके अलावा और क्या ट्रीटमेंट आपने करना है, इनके अलावा और ट्रीटमेंट होता ही क्या है। मुझे नहीं लगता कि ग्रामीण क्षेत्र में भाई आपको मलेरिया भी दे दिया, आपको जॉइंटिस भी दे दिया, आपको सारी चीजें मोस्टली दे दी गई हैं जिनके आप ट्रीटमेंट कर सकते हो, जो दवाइयां आप दे सकते हो। फिर क्या प्रॉब्लम है? अथॉरिटी मिली गई है कि आप अपना खुद का ग्रामीण में वो जन सेवा केंद्र खोल के बैठ सकते हो, कोई मना नहीं करेगा, स्टेथोस्कोप का भी यूज कर सकते हो, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? फिर तो मुझे नहीं लगता कोई भी प्रॉब्लम है। लेकिन हाँ, डॉक्टर कहलाने का अधिकार आपको नहीं है, क्लिनिक लिखने का आपको अधिकार नहीं है। सो जो अधिकार है उसके साथ करो, क्या प्रॉब्लम है? जो अधिकार नहीं है उसके साथ जाना ही क्यों है? हमें उसके साथ जाना ही नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे
नेक्स्ट जो दिया हुआ है प्रोवेडीन आयोडीन, ये मेनली किसके लिए है, जैसे कि स्किन पे कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरियल हो या वायरल इन्फेक्शन हो, उसे ट्रीट करने के लिए ये यूज होता है। नेक्स्ट यहाँ पे लिंडेन, अब लिंडेन क्या है और ये किसके लिए यूज होता है, ये स्कैब्स वगैरह जो हो जाता है उसके लिए यूज किया जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट आपका पिप्राजीन, पिप्राजीन किसके लिए, राउंड वॉर्म्स के लिए यूज होता है, ठीक है जी। उसके बाद है यहाँ पे कोडीन, कोडीन जैसे कि मैंने आपको बताया अफीम वगैरह में ये आ जाती है, एक तरीके से नार्कोटिक एनाल्जेसिक है भाई। बहुत हैवी पेन अगर किसी को, जैसे कि किसी को स्टोन वगैरह हो जाता है तो उसमें इतना भयानक दर्द होता है कि लगता है कि प्राण अभी के अभी निकल जाएंगे, तो ऐसी कंडीशन में आप ये यूज कर सकते हैं। हैवी पेन के टाइम आप कोडीन वगैरह का भी यूज कर सकते हैं। तो कोडीन आप सोच के देखिए कि ये बहुत ही बड़ी लेवल की एक ड्रग है कोडीन भाई, अफीम की कैटेगरी में आती है, ये हैबिचुअल भी है, तो ये भी आपको दी गई है इन 42 ड्रग्स के अंदर। सो मुझे नहीं लगता कि कोई भी अथॉरिटी आपको ऐसी है जो कि ना दी गई हो, सारी अथॉरिटी आपको दी गई है यहाँ पे। उसके बाद है कोट्रीमाजोल, कोट्रीमाजोल लंग्स इन्फेक्शन के लिए, अस्थमा के लिए या फिर नमूनिया के लिए ये यूज होता है, तो आपको लंग्स इन्फेक्शन का भी यहाँ पे ड्रग दे दी गई है कि भाई आप इसके साथ भी काम कर सकते हो, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है इसबगुल, इसबगुल सब जानते हैं, कॉन्स्टिपेशन वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है, घर में लाके भी रखते हैं इसबगुल की गुस्सी, तो वो उस कंडीशन में आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद है मेट्रोनिडाजोल, मेट्रोनिडाजोल एंटीबायोटिक है, एज एंटीबायोटिक आप ये यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट यहाँ पे देखिए प्रामाक्विन, अब प्रामाक्विन क्या है, ये एक ऐसी ड्रग है जो कि सब लोग जानते हैं किसके लिए यूज होती है, मलेरिया के लिए, ठीक है जी, और मॉस्किटो बाइट वगैरह से बचने के लिए ये ड्रग यूज की जाती है, ठीक है जी। उसके बाद है यहाँ पे सोडियम बायोकार्बोनेट, बेकिंग सोडा जिसे बोलते हैं, सोडियम बायोकार्बोनेट मतलब बेकिंग सोडा, इसका मतलब ये होता है जैसे कि पेट वगैरह गुम हो जाता है, इरेगुलर एक्टिविटीज ऑफ स्टमक होती है, इन सारी कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है, खाने के सोडे का यूज किया जाता है, ठीक है जी। उसके बाद है यहाँ पे सिन्ना, सिन्ना क्या है, एज अ परगेटिव काम करता है, जो कि कॉन्स्टिपेशन वगैरह से रिलीफ दिलवाता है, ठीक है जी। उसके बाद है यहाँ पे नेक्स्ट आपका सल्फाडिमाइड, सल्फाडिमाइड का इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है जॉइंटिस वगैरह को ट्रीट करना, था पीलिया हो जाए किसी को, अनीमिया हो जाए, तो उस कंडीशन में ये यूज किया जाता है, ठीक है जी। थोड़ा सा कर लेते हैं हम नीचे। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मेनली अनीमिया को ट्रीट करने के लिए यूज होते हैं, और विटामिन डी, जो विटामिन डी की जितनी भी डेफिशिएंसी होती है उसमें आप यूज कर सकते हो। तो आई होप सारे चीजें आपके क्लियर हो गई, आई होप आपको समझ में आ गया भाई कि क्या कौन सी ड्रग आप यूज कर सकते हैं। अब देखिए मैं आपको बता दूं एक चीज, एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। अगर आप ये सोच के चलोगे कि भाई हम पकड़े जाएंगे ऐसा ये कोर्स करने से, ऐसा क्या फायदा, ऐसा कैसे हो सकता है, सबसे बड़ी चीज तो वही कि भाई ऐसा हो कैसे सकता है कि इन ड्रग्स के साथ या फिर कुछ ऐसा हम अपना है जो जन सेवा केंद्र है वो खोल के बैठ सकते हैं। क्यों नहीं बैठ सकते भाई, बैठ सकते हो, अथॉरिटी आपके पास है, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी और लीगली बताऊंगी। अब आपने क्या करना है, बहुत सारे कॉलेजेस के आप वीडियोस भी देखोगे, तो कॉलेजेस के वीडियोस देख के पहले तो बिलीव नहीं करना है। देखिए दो तरीके के कॉलेजेस होते हैं जो कि ये कोर्स करवाते हैं। मेनली फर्स्ट जो कॉलेज होता है, फर्स्ट कॉलेज क्या बोलता है, भाई आप मुझे 25,000 से स्टार्टिंग हो जाती है इस कोर्स की, 20,000 से 25,000 से स्टार्टिंग हो जाती है। अब मुझे 20,000 दो, 25,000 दो, मैं आपको ये कोर्स करवा के दूंगा, बट मैं आपको रजिस्ट्रेशन नहीं दूंगा भाई। पैरामेडिकल काउंसिल से जो रजिस्ट्रेशन होना है वो आपको खुद करवाना पड़ेगा, और सीएमओ से जो रजिस्ट्रेशन होना है वो भी आपको खुद करवाना होगा, ठीक है जी। ये हो गया 25,000 वाला केस। दूसरा होता है 70 से 80,000 लेगा, 70 से 80,000 लेगा वो बंदा, लेकिन वो आपको सीएमओ तक का रजिस्ट्रेशन करवा के देगा कि बस आपने कुछ नहीं करना, जाके जनसेवा केंद्र खोल के बैठ जाना है, कुछ नहीं करना आपको, ठीक है जी। मोस्ट प्रोबेबली 70 से 80 में बता रही हूँ, वैसे तो 50 से 60,000 में भी ऐसा कई जगह हो रहा है, लेकिन हाँ ये सारे अप्रूवल आपको पैरामेडिकल काउंसिल का भी रजिस्ट्रेशन करा के देगा और साथ ही साथ आपको सीएमओ का भी रजिस्ट्रेशन करा के देगा। कहने का मतलब है कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं होगा, बस आपने जाना है और बैठना है। तो अब आप देख लीजिए आपको ये वाला करना है या ये करना है। अब ये तो हो गई जो लीगल है, दोनों ही चीजें लीगल है। आप ये ना सोचना कि 25,000 20,000 में मात्र हो रहा है, फीस इसकी इतनी लगती है, 25,000 30,000 ज्यादा फीस होती ही नहीं है। तो आपने क्या करना है,
आपने पहले सर्च करना है, जिस जो भी कॉलेज आप वीडियो देख के कोई वीडियो बना रहा है यूट्यूब पे, वो किसी कॉलेज का अगर बता रहा है तो भाई वो स्पॉन्सर भी हो सकती है, उसे तो पैसा मिल रहा है बनाने का, लेकिन आप लोग एक बार क्रॉस चेक करें कि भाई वो कॉलेज कितना पुराना है, ठीक है जी, हाउ ओल्ड, कितना पुराना है वो, हाउ ओल्ड, कितने साल पुराना है, कब से वो CMACD कोर्स करवा रहा है, ठीक है जी। और वेबसाइट का तो इन्होंने इतना बड़ा धंधा बना लिया है। देखिए जी, पैरामेडिकल काउंसिल, मैं आपको सारी चीजें आज बता ही देती हूँ। पैरामेडिकल काउंसिल के नाम से आपने देखना है, अगर पैरामेडिकल काउंसिल है तो आपने ये देखना है, जब वो दिखाएगा कि हम इससे जो है अप्रूवल मिला हुआ है इस काउंसिल से, देख लीजिए आप जाके, सो आपने ये देखना है कि वो वेबसाइट कैसी लिखी हुई है। पैरामेडिकल काउंसिल के नाम से वो वेबसाइट ऑफिशियल है या नहीं है। अगर 01 बाद में लगा है, 02 लिखा बाद में एंड में लगा है, या फिर 321 लिखा है, इस तरीके से अगर कुछ भी लिखा है, इसका मतलब है वो फेक वेबसाइट है। उस कॉलेज ने खुद ही वेबसाइट बनाई है और खुद ही दिखा रहा है कि मेरा यहाँ से अप्रूवल है। सो ऐसे बहुत सारे केसेस CMACD से रिलेटेड चल रहे हैं, मुझे ऐसा पता भी चला, जानकारी निकालने के बाद मैंने ऐसा सारी चीजें देखी भी। सो आप लोग प्लीज अवेयर रहें, सावधान रहें। कोर्स बिल्कुल ठीक है, सटीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको जो मैंने दिखाया था आपको लीगल नोटिस जो 2003 में आया था सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की तरफ से, बिकॉज वो लोग भी जानते हैं भाई एक MBBS वाला बंदा जो 1 करोड़ 80 लाख 70 लाख रुपए करके वो जा रहा है MBBS करके, वो नहीं आएगा, वो ग्रामीण क्षेत्र में आके नहीं बैठेगा, वो पसंद ही नहीं करेगा वहां बैठना, है ना। क्योंकि हम अपने दिमाग में खुद सोच के देखो, अगर कोई बंदा नीट क्वालिफाई करके डॉक्टरी करने जा रहा है तो हम उसे अपने दिमाग में ऐसा बना लेते हैं कि हम उसे आने नहीं देंगे फिर गांव में, हाय ये MBBS करके भी गांव में बैठा है, हाय 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 हो जाएगी चारों तरफ से, और वो अपने दिमाग से भी नहीं बैठ पाएगा। तो इतनी सारी चीजें हैं, तो ये चीजें तो होनी पड़ेगी, हेल्थ केयर प्रोफेशनल बनाने पड़ेंगे। अब आप खुद सोचिए, गाँव में जो डॉक्टर होता है, सब लोग जनरली गाँव से बिलोंग करते होंगे, ठीक है जी, अब शहर में रह रहे होंगे लेकिन पहले गांव में ही होंगे, ऐसा मोस्टली होंगे स्टूडेंट। तो क्या है, आपने देखा होगा गांव में, अगर आपसे 20 साल पहले भी आपने, तो एक डॉक्टर होता होगा, और वो आज भी होगा, है ना, वो आज भी होगा डॉक्टर। तो क्या 20 साल में उसका कुछ बिगड़ा? उसके पास तो कोई डिग्री भी नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है, और आप तो सारे काम लीगल कर रहे हो, है ना। इस जो ये डिप्लोमा कोर्स है ये करने के बाद कर रहे हो, फिर क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको इसमें ज्यादा फायदा उठाना है तो ये आप B फार्म या फिर D फार्म करने के बाद ही करें, बिकॉज साइड में आप अपना मेडिकल स्टोर चलाएं जो कि अच्छा खासा हो और अच्छी खासी उसमें सामान हो, जिसमें सारी फैसिलिटीज हो, और साथ ही साथ जो भी पेशेंट आए उसकी सारी डिमांड्स वहां पे कंप्लीट हो। और वहीं पे साइड में आप अपना जन सेवा केंद्र खोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो ये था आज का मेरा वीडियो, जो कि आपके लिए बनाना बहुत जरूरी था, बहुत आवश्यक था, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है ये वीडियो। साथ ही साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, चैनल को बहुत सपोर्ट कीजिए प्लीज, बहुत जरूरी है आप लोगों के सपोर्ट का, बिकॉज इस तरीके की वीडियोस जो कि आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, कोई नहीं बनाता है, कोई नहीं सही बताता है, सब लोग अब सिर्फ अपना फायदा, कॉलेज वाले अगर कुछ बता रहे हैं तो वो बोलते हैं कि आप डॉक्टर बन जाओगे, कोई बोलता है बिल्कुल फर्जी कोर्स है। दोनों ही चीजें गलत है, मैं आपको फिर से बोल दूं, दोनों ही चीजें गलत है, लेकिन जो सही है वो मैंने आपको बताया है। मेरी 5 से 6 वीडियो इसकी बनेंगी, ज्यादा 7 वीडियो हो सकती है। प्लेलिस्ट है CMACD के नाम से, बिल्कुल CMACD का निचोड़ आपको उन 7 वीडियो के अंदर मिलेगा, एवरीथिंग। अभी वीडियो आएगा जिसमें कि डिसीज के ऊपर बात करेंगे, इन पर्टिकुलर डिसीज के ऊपर आप काम कर सकते हैं, इन डिसीज को आप इन डिसीज का आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं, वो कौन कौन से हैं, तो डिसीज भी मैं आपके साथ शेयर कर लूंगी, मेडिसिन मैंने आपके साथ शेयर करी ली। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। आपको आपके टारगेट तक, आप कहां जाना चाहते हैं, आपकी मंजिल तक पहुंचाने का काम हमारा है, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे जॉब वैकेंसी से रिलेटेड वीडियोस, डेली लाइव क्लासेस, 1st और 3rd सेम की डेली लाइव क्लास चल रही है। यूट्यूब के इतिहास में अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है कि डेली लाइव क्लास, और वो भी परफेक्ट क्वालिटी और परफेक्ट कंटेंट विद परफेक्ट टीचर्स के साथ, मुझे नहीं लगता कि अभी तक हुआ है, और हम कोशिश करेंगे, हमने शुरुआत की है, उसे अंत तक लेके जाएं। B फार्म मतलब BSP फार्मेसी, ये सपना साकार करने में आप लोगों को हमारी मदद करनी ही पड़ेगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर करें, जिससे कि सही जानकारी और सटीक जानकारी सब तक पहुंच सके। मिलेंगे देन नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।